मॉन्टॉक्स में कौन सा एंटीजन हमारी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, कितना एरिया हमारा लाल होएगा, कितना एरिया बढ़ेगा, तो हम कैसे इसको देखेंगे? क्योंकि हमें जब हमारी स्किन पर इंजेक्शन लगता है तो हम खुद भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो आप डालिए मॉन्टॉक्स टेस्ट। जी मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसको ब्रैकेट में करके डालिए ट्यूबरकुलन टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट और ब्रैकेट में डालिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट। जी ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फोर आर्म्स है, जो हमारा फोर आर्म्स है, ठीक है ना, कोहनी से जो नीचे का पार्ट है हाथ का, ठीक है, जहां पे हम आस्तीन अपनी फोल्ड करते हैं, जो हमारी जो आस्तीन होती है वो फोल्ड करते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे हम इंट्राडर्मल एक इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है ना, वो भी सिर्फ इंट्राडर्मल। उसमें क्या होता है, उसमें ट्यूबरकुलिन एंटीजन होता है, यानी कि एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर प्रोटीन एंटीजन। अब दो चीज होती है, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। एंटीजन आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, ईटीसी। और जो एंटीबॉडी हो गई, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो एक्टिव करता है, जो भी बाहर से जितने भी एंटीजन आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करता है, वो हमारी एंटीबॉडी करती है। ठीक है, अब हमने जब ट्यूबरकुलर वाला, यानी कि ट्यूबरकुलर प्रोटीन एंटीजन हमने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, उसको पता चलता है कि इस एरिया में ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया आ चुका है, अब वो यहाँ पे फाइट करेगा। और जब एंटीजन और एंटीबॉडी में, यानी कि एंटीजन और हमारा इम्यून सिस्टम में फाइट होगी, तो जो एरिया होगा ना स्किन का, जो हमारी जो खाल होगी, जो स्किन होगी, वहां पे रेडनेस होगी। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, रेडनेस होगी। रेडनेस होने के बाद वहां से फूल जाएगी थोड़ी स्किन ना, वहां से स्किन क्या थोड़ी फूल जाएगी। अब ये हमें जो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन एंटीजन है, ये लेना कितना होता है, ये लेना होता है 1 से 5 यूनिट, यानी कि 1 to 5 यूनिट्स। अब हमें जो उसका टाइम पीरियड है वो है 48 to 72 आवर्स। 48 to 72 आवर्स, मतलब इतने टाइम में ये आपकी जो स्किन है वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगी, और वहां से फूल जाएगी थोड़ी स्किन ना। अब हमें जहां पे जिस एरिया में हमने इंजेक्शन लगाया है वहां पे मार्क कर देना चाहिए। मार्क करने के बाद फिर देखना चाहिए कि कितने एरिया में फैला है, और कितना जो स्किन है हमारी कितने ऊपर उठी है। जैसे जब कोई पिंपल्स हो जाते हैं तो स्किन बाहर निकल आती है, थोड़ी सी उभर सी जाती है, ठीक है ना, सेम ऐसा ही इसमें बनेगा हमारा। मैं इसकी फोटो भी आपके पास भेज दूंगा। तो अब हमें उसकी मोटाई, लेयर की मोटाई चेक करनी है, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 mm से कम होनी चाहिए। और अगर 10 mm से ज्यादा हो रही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो हमारा जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। जहां पे हमने इंजेक्शन लगाया है, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन एंटीजन लगाया है, वहां का जो एरिया है 10 mm से अगर ज्यादा हो चुका है, 12 mm हो गया है, 15 mm हो गया है, तो वो कंफर्मेशन है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। मोर देन 10 mm अगर परसेंट है, तो हमारा जो पेशेंट है उसको, 1 मिनट, हाँ बोलो। नंबर नहीं है तुम्हारे पास कोई? कल कौन सा नंबर था? ये जो रिपोर्ट्स होती है ना उनमें mm ही डालते हैं, ठीक है ना, mm, 10 mm,
15 mm, तो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें सेंटीमीटर की तो आप खुद आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर किसी ने 2 सेंटीमीटर दे दे तो कितना होगा, 20 mm होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट नोट करके लिखो, इन विवो, इन विवो, VIVO, इन विवो। अब इन विवो को सामने लिखिए। इन विवो जो होता है, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे मॉन्टॉक्स टेस्ट में हमने एंटी ट्यूबरकुलिन प्रोटीन इंजेक्शन इंजेक्ट किया है, वो आएगा इन विवो। ठीक है ना, इन विवो टेस्ट। और जब हमारी बॉडी से, यानी कि हमारे बॉडी से ब्लड लिया जाता है और वो कहीं बाहर लैब में जाता है, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो। ठीक है। अब लिखिए इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION। ठीक है ना। इसमें लिखिए आप मोर देन 10 mm, मोर देन 10 mm। एरो करके इसके सामने लिखे मॉन्टॉक्स पॉजिटिव, मॉन्टॉक्स पॉजिटिव। लेस देन 5 mm, दूसरी लाइन में लिखे लेस देन 5 mm। इसके सामने लिखिए मॉन्टॉक्स इज नेगेटिव। अब लिखिए मोर देन 20 mm, मोर देन 20 mm। यहाँ पे लिखिए मॉन्टॉक्स स्ट्रांगली पॉजिटिव, मॉन्टॉक्स स्ट्रांगली पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं 5 to 10 mm की, कि अगर 5 to 10 mm है या फिर पूरा 10 mm है, न 10 mm से ज्यादा है न 10 mm से कम है, तो देख बीच वाली बात हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है, लेकिन हमें उसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमें ऐड करने होंगे। ठीक है। ये आज हमारा मॉन्टॉक्स हो गया है। मुझे अब लग रहा है कि अगर आपके सामने कोई बता रहा है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप उसको इमीडिएटली बताएंगे कि आप जाइए, और अगर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स है तो आप उसको इमीडिएटली बता देंगे अब कि आप जाइए, सबसे पहले आप एक्सरे कराइए, एक्सरे चेस्ट PA व्यू कराइए, फिर आप मॉन्टॉक्स टेस्ट कराइए, फिर आप स्पुटम कल्चर कराइए। ठीक है। या आप उसको इमीडिएटली बता दोगे अब इन्वेस्टिगेशन करके। ठीक है। फिर आप दूसरा टेस्ट ऐड कीजिए, FNAC। अगर किसी को लिम्फ नोड की, यानी कि जो लिम्फ नोड है हमारी, जो गांठें बन जाती है, नेक के पास गांठ बन गई, 2 गांठ बन गई, 3 गांठ बन गई, उसका कंफर्मेशन कराना है आपको, ये TB की गांठ है या फिर कैंसर की गांठ है, ठीक है ना, तो फिर उसकी होगी FNAC। मैं बताऊंगा FNAC में क्या होता है, कैसे होता है। अभी FNAC की फुल फॉर्म लिखिए, फाइन नीडल फाइन नीडल एस्पिरेशन,
साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट की जो गांठ है उसमें हम इंजेक्शन से, नीडल से जो भी उसके अंदर पश होता है या फिर जो भी ब्लड का जो क्लॉट होता है उसको शक करते हैं, ठीक है ना, उसको अंदर से खींचते हैं, ठीक है, वो चाहे पस आ रही हो या फिर ब्लड का आ रहा हो, थोड़ा ब्लड आ रहा हो क्लोटिंग वाला, या फिर और भी चीजें, ठीक है ना, उसको फिर हम लैब में भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए। और वो जैसे लैब में जाएगी तो लैब में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हमारे जार होते हैं जिनमें हमारे जो बैक्टीरिया हैं एंटीजन पड़े रहते हैं, उनमें डालते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ग्रोथ कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। अगर हमने ट्यूबरकुलोसिस वाले बैक्टीरिया में डाल दिया है, वो वहां पे ग्रोथ करेगा, वो एक कंफर्मेशन हो जाएगी, उसमें प्रेजेंट आ जाएगा रिपोर्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर, यानी जो बैक्टीरिया है ग्रोथ करेगा तो उसमें प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे सी बी नॉट, सी बी नॉट। सी बी नॉट की फुल फॉर्म लिखें, हेलो, ठीक है मैं करता हूँ मैं। कैरिटेज, कार्ट्रिज लिखो, कार्ट्रिज CAR TRI DGE। बाद में, ठीक है ठीक है फॉर्म, ठीक है। क्या लिखा है अभी, कार्टेज बेस लिखो, बेस BASE बेस, न्यूक्लिक कार्टेज बेस न्यूक्लिक एसिड, एसिड एम्प्लीफिकेशन AMPLIFICATION एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है, इसकी मैं सबसे पहले आपको ये तभी समझ में आएगा, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको ना, ग्रुप में डाल दूंगा, मैं लिख रहा हूँ इसके नोट्स प्रोवाइड कराने मुझे ना, ठीक है ना, इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, इसको तभी हम पढ़ेंगे सीवी नाट के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा मॉन्टॉक्स हो गया, कैसे कैसे मॉन्टॉक्स के बारे में नॉलेज मिली है, और FNAC पता चल गया कैसे होना है। FNAC में किसी को कोई कंफ्यूजन है? और सीवी नाट हम थोड़ा आज हमने फुल फॉर्म देख ली है, और इस पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूं, बहुत ही छोटा है, 2 से 3 मिनट का ही टॉपिक है बस ये, ठीक है ना, बट ये समझ में तभी आएगा जब मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अस्थमा, श्वास रोग। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पढ़ेंगे हम थोड़ा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा दोष इसमें प्रकोपित हो रहा है, कौन से स्थान को ये सबसे ज्यादा दूषित करेगा, कौन से स्रोत इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या इसके निदान होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर आयुर्वेद के बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट, अभी उसके ऊपर अलग से लेक्चर बनेगा मैनेजमेंट ना, आयुर्वेदिक, ठीक है ना,
मॉडर्न तो हो जाएगा तुम्हारा, मॉडर्न तो मैं ही करा दूंगा। आयुर्वेदिक एक बार आचार्य जी से बात होगी, वो अपना थोड़ा सजेस्ट करेंगे जो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। आप लिखिए अस्थमा, श्वास रोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। श्वास रोग, अस्थमा। ठीक है, अभी सुनेंगे, मैं एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, वो सिर्फ सुनेंगे आप। हमारे आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर, सभी ने अपनी अलग अलग जितनी व्याधियां है, सबने अपनी अलग अलग व्याख्या दे रखी है। ठीक है, तो आप अभी सुने। आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग में दोष, दुष्य तथा श्रोतस की समानता होने के कारण दोनों व्याधियों का एक साथ वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार यह गंभीर प्राणनाशक व्याधि है। यानी कि जो हमारे जो श्वास रोग है, अस्थमा है, एक क्या है, प्राणनाशक व्याधि। आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना है। अरिष्ट लक्षण उसको बोलते हैं जैसे कि मृत्यु होने से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारे आचार्य जी ने उनका भी उल्लेख किया है कि अरिष्ट लक्षण, अगर किसी की मृत्यु होने वाली है तो उसको सोपन में क्या क्या दिखाई देंगे और शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो उनको बोल दिया इन्होंने अरिष्ट लक्षण। ठीक ना, आप एज ए नॉलेज बताया कि अरिष्ट लक्षण किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना है। हिक्का तथा श्वास, हिक्का बोलते हैं हिचकी, हिक्कप। ठीक है ना, हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर ये आशीविष के समान रोगी का नाश हो जाता है। आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा गया है। अभी आचार्य जी ने आपको वात पित्त कफ का स्थान बताया होगा, शरीर में बता रखा होगा, पढ़ा है आपने। जी। ठीक है, तो आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा है। ठीक है ना, सॉरी, जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उसे श्वास रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके निदान देखेंगे हम, कोज ये होता क्यों है। सबसे पहले धूल का सेवन, जो धूल होती है, जो डस्ट होती है, इसका अत्यधिक सेवन। कोई व्यक्ति है, वो काम, उसका ऐसी ड्यूटी, ऐसी जगह है कि वहां पे पूरा दिन धूल ही उड़ती रहती है, पहले डालेंगे इसमें धूल, डस्ट, यानी कि धूल का हमारे श्वास मार्ग में प्रविष्ट होना, हमारा जो ट्रैकिया है उसमें एंटर करना, ट्रैकिया के थ्रू फिर इसोफेगस, फिर लंग्स। लेकिन शीत स्थान, शीत स्थान का मतलब जहां पर ठंड ज्यादा हो। शीत स्थान। फिर थर्ड लिखेंगे शीतल जल का अति सेवन, यानी ठंडे पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन, ठंडा पानी पीना। लेकिन अति व्यायाम, यानी ज्यादा एक्सरसाइज करना भी श्वास का एक कारण है, श्वास रोग का, कि एक्सरसाइज कुछ ज्यादा कर रहे हैं। फिर लिखो अति मार्ग गमन, यानी कि ज्यादा चलना, जैसे पहाड़ चढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना, रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण हो जाता है। फिर लिखो विषम भोजन, विषम भोजन यानी कि विरुद्ध आहार। फिर लिखो मर्मघात, यानी जो हमारे जो मर्म होते हैं, उन पे आघात होना, यानी कि इंजरी होना, चोट लगना। मर्म पढ़ाएं आपको, ओम आचार्य जी ने मर्म पढ़ाएं आपको।
जी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मर्म वे है हमारे शरीर में जिन पर आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। कुछ मर्म ऐसे हैं जिन पर आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, कुछ मर्म ऐसे हैं कि जिन पर आघात होने से 20 से 25 दिन में मृत्यु हो जाती है। कुछ मर्म ऐसे हैं कि जिन पर आघात यानी कि इंजरी होने से आदमी लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। ठीक है ना। कुछ मर्म ऐसे हैं कि कुछ मर्म ऐसे हैं कि कुछ 6 या 3 दिन या 2 दिन ऐसे डिवाइड किए हैं ना। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मर्म के बारे में ना। सर वैसे मर्म है क्या, अगर हम एक डेफिनेशन पढ़े तो? मर्म जैसे कि हमारे जो माथे का जो बीच है ना, जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती हैं, हम टिक्का लगाते हैं, यहाँ पे स्थपनी है जी मर्म। जी। मर्म उसे बोलते हैं जहां पे प्राण बसते हों। ठीक है। और अगर यहाँ पे आघात हो जाए, इंजरी हो जाए, तो यहाँ पे सडनली क्या है, आचार्य जी ने बताया है कि अगर किसी की स्थपनी पे प्राण घातक कोई वो हो जाए, मतलब इंजरी हो जाए, उसकी जनरली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे कि सर पे अगर किसी के तेज डंडा लगता है, तो इस टाइप से कहना चाह रहे हैं शायद आप? जहाँ पे देखो, आचार्य जी ने सभी मर्म की व्याख्या की है। हमारे हाथ की जो रिस्ट है, जहाँ पे कलाई है, यहाँ पे कौन सा मर्म है, और हमारी जो एल्बो यहाँ पे कौन सा मर्म है, हमारा जो चेस्ट है यहाँ पे कौन सा मर्म है, माथे पे कौन सा मर्म है, जो हमारा घुटना है वहां पे कौन सा मर्म है, जहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट है, जहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट है वहां पे कौन सा मर्म है। ठीक है। इन मर्म को नाम से बताया गया है कि स्थान से। मैं आपको मर्म बता दूंगा, ठीक है ना। अभी मेरे पास वो बुक देखनी पड़ेगी मर्म वाली ना। मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मर्म क्या होता है। ठीक है ना। तो मैं अभी जब मर्म की बात आई तो थोड़ा बता दिया कि जहाँ पे मर्म है वहां पे आघात होने से क्या होता है। ठीक है ना। लोग इसमें शीत तथा उष्ण दोनों का एक साथ शरीर में लगना, शीत तथा उष्ण दोनों का शरीर में एक साथ लगना, ठंडा और गर्म एक साथ खा रहे हैं, कभी नहा रहे हैं फिर धूप में खड़े हो रहे हैं, फिर नहा रहे हैं फिर धूप में खड़े हो रहे हैं। वमन और विरेचन का अतियोग, वमन और विरेचन का अतियोग। वमन हमारा क्या है, वॉमिटिंग। विरेचन क्या है हमारा, विरेचन बताइए कोई, क्या होता है विरेचन? ए, शरीर से किसी चीज का निकलना या निकलवा देना। निकलवा देना। कौन से रास्ते से? या तो मुख के माध्यम से, या तो मल, या तो मूत्र के माध्यम से। ठीक है। अतिसार, सर इसमें दस्त लगना। वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा। जी। तो जब पेशेंट को अच्छा कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसका विरेचन कर्म कराते हैं। ठीक है। अतिसार, डायरिया। अतिसार को क्या बोलते हैं, डायरिया। ठीक है। ये हो गए निदान जिनका सेवन होने से श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो पोल्यूशन भी कारण बनता है? पोल्यूशन बिल्कुल, पोल्यूशन हो गया, केमिकल रिएक्शन कुछ हो गई। पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, माइट हो गया, ये सब कारण होते हैं। ठीक है। अब लिखिए आप संप्राप्ति घटक। सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए दोष। इसमें दोष कौन कौन से दोष प्रकोपित होंगे? तो दोष जो प्रकोपित होंगे, वात और कफ दोष प्रकोपित होंगे इसमें, वात और कफ।
दुष्य दुष्य कौन कौन से होंगे इसमें? रस धातु और प्राणवायु। रस धातु और प्राणवायु। जो अधिष्ठान होंगे हमारे वो कौन कौन से होंगे? अधिष्ठान होंगे हमारे प्राणव्यय, स्रोतस और आमाशय। साध्य साध्यता, इसमें साध्य साध्यता क्या होगा? इसमें कृच साध्य है। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे, फिर कल हम इसके भेद, इसके भेद 5 प्रकार के बताइए। महाश्वास, उदर श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है, ये इसके भेद बताए गए हैं, जिनके बारे में हम कल एक एक करके पढ़ेंगे इनको। ठीक है, ठीक। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ओम।